हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर Li2+, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ R2 एंड R5। तो अपने पास R का फॉर्मूला है 0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम में। अगर R2/R5 कैलकुलेट करना है तो लिथियम के लिए अगर बात करते हैं तो लिथियम के लिए Z यहाँ जब अपन अपॉन में रखेंगे तो Z कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं लिखता 0.529 n², n की जगह अपन क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर अपॉन 0.529 n कितना 5 का स्क्वायर। ये 0.529 से 0.529 कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग अपने पास क्या रहा 4/5 25। क्लियर है? तो ये अपने पास आंसर हो गया 4/25 या 4:25, ऑप्शन सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 Bohr's orbit of hydrogen atom, radius of hydrogen atom is 4:1. What would be their nomenclature? तो यहाँ मान लेते हैं कि कैलकुलेट करना होता है अपने को Rx फॉर हाइड्रोजन एंड Ry फॉर हाइड्रोजन। ये x और y अपने पास शेल नंबर है। क्लियर है? x और y क्या हो गई शेल्स, मीन्स n1 एंड n2। ठीक है, इक्वल टू लिखता मैं 0.529 n²। तो n की जगह या तो अपन कर ले x, ये हो गया n1 अपॉन z हाइड्रोजन का 1, अगेन 0.529, यहाँ अपने पास n2 कितना है y, तो ये हो गया y² अपॉन z अगेन 1। ये 0.529 से 0.529 कैंसिल आउट। इसका वैल्यू अपने को कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4:1, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये गिवन वैल्यू है। तो यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो x² अपॉन y² x² अपॉन y² इक्वल्स टू 4:1। अगर मैं x अपॉन y करके और स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ इक्वल्स टू 4:1, और x अपॉन y अगर मैं कर दूँ, यहाँ अपन कर सकते हैं x अपॉन y इज इक्वल्स टू √4/1। ये मैंने स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, ये स्क्वायर हटा दिया और स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दिया। क्लियर है? ये रूट अपने पास कितना आ गया 2/1। तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2/1। इट मीन्स ये जो अपने पास शेल है, एक अपने पास कौन सी शेल हो गई, x अपने पास हो गई सेकंड शेल और y अपने पास हो गई फर्स्ट शेल। तो x इक्वल्स टू हो गया 2 और y इज इक्वल्स टू हो गया 1। ये हो गई अपने पास सेकंड शेल और ये अपने पास हो गई फर्स्ट शेल। ठीक है, सेकंड शेल और फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल को अपन बोलेंगे क्या K, और सेकंड को अपन बोलेंगे L,
तो जो नॉमेनक्लेचर है या मैं कह दूँ नेमिंग ऑफ शेल्स हो गया, वो गया एक्स का हो गया, यानी ये अपने पास पहले आएगा एल और देन आएगा के। क्लियर है? तो अपने पास सेकंड ऑप्शन है, लेकिन अब इसमें फोर्थ ऑप्शन भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन अगर कंसीडर करते हैं, फोर्थ ऑप्शन है 2 and 3 बोथ, तो क्या ये पॉसिबिलिटी अपने पास है? एक अपने पास आ चुका है के और एक अपने पास आ चुका है एल। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पॉसिबिलिटी की, क्या और कुछ क्या हो सकता है? तो मैंने कहा कि x अपॉन y का वैल्यू है 2/1, क्या ये n और l के लिए भी आ सकता है? तो मैंने कहा k l m n, ये होती है फर्स्ट, ये अपने पास फर्स्ट, k का मतलब फर्स्ट शेल, l 2, m 3 और n का मतलब होता है फोर्थ शेल। यही है k l m n, या फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो ये अब कह रहा है कि n एंड l, n का मीनिंग अपने पास यहाँ क्या हो गया? n अपने पास हो गया 4 और l अपने पास हो गया 2, ये हो गया n और ये हो गया l। तो n/l का वैल्यू है 4/2, या मैं कह दूँ 2:1। इट मीन्स यहाँ जो अपने राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है कि x अपॉन y का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2/1। तो यहाँ n/l का वैल्यू भी क्या आ रहा है? 2/1, और यहाँ l अपॉन k का वैल्यू भी क्या आया? 2/1। इट मीन्स यहाँ अपने पास दो आंसर हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ दो आंसर है। एक आंसर तो क्या हो गया? l अपॉन k विच इज़ इक्वल टू 2/1 विच इज़ इक्वल टू x अपॉन y, एज वेल एज n अपॉन l इक्वल टू 2/1। इट मीन्स अपने पास जो आंसर जाएगा, ऑप्शन अपने पास हो गया फोर्थ। और ऑप्शन फोर्थ में क्या है? ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। इट मीन्स l एंड k, ये अपने पास सेकेंड ऑप्शन, और अपने पास थर्ड ऑप्शन था n एंड l। तो ये दोनों अपने पास करेक्ट है। इट मीन्स आंसर ऑप्शन फोर्थ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल्स टू 4। क्लियर है? और ये किसके लिए कैलकुलेट करना है अपने को? BE 3+। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल्स टू 4, बेरिलियम हो गया BE 3+, इसका Z अपने पास हो गया 4, और कैलकुलेट करना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो वेलोसिटी का अपने पास फॉर्मूला है 2.188 इंटू 10⁸ होता है सेंटीमीटर पर सेकंड में, और ये हो जाएगा अपने पास 2.188 इंटू 10⁸ 6 मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना? क्योंकि सेंटीमीटर है अपने पास में, तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे अपन? 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में अपने पास होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, v इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁶, फॉर्मूले में z/n अपने पास फॉर्मूले में यहाँ क्या आएगा? z अपॉन n। ठीक है? z अपॉन n, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो z की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है? क्वेश्चन में z की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू भी कितनी है? 4।
ये दोनों पुट कर दूँ मैं यहाँ पे, z और n की जगह, इस फॉर्मूले में सेंटीमीटर पर सेकंड के लिए और इस फॉर्मूले में मीटर पर सेकंड के लिए। तो z भी 4, n भी 4, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों के दोनों ही, ये 4/4 कैंसिल आउट हो गए। तो जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई अपने पास वो क्या बच गई, 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये अपने पास किस ऑप्शन में गिवन है, ये अपने पास किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ देखते हैं, ऑप्शन फोर्थ, इसमें वैल्यू क्या गिवन है, 2.188 इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ अपने पास आंसर आया किसमें, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर सेकंड बनाना है तो इसमें किसका डिवाइड कर देंगे अपन, 1000 का, तो अपने पास क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड। इट मीन्स आंसर अपने पास हो गया ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन क्लियर है, ये थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम गिवन है और n इक्वल्स टू 1 गिवन है, इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी गिवन है रेडियस की 0.530 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विच मीन्स n इक्वल्स टू 2, इसके लिए कैलकुलेट करना है r। तो अपने पास r का फॉर्मूला है 0.529 की जगह 530 कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है n² z। क्लियर। अब वो r1 अपने को दे रहा है और r2 अपने से पूछा है, तो r1 की जगह वैल्यू पुट करते हुए 0.530 और r2 अपने को कैलकुलेट करना है, तो 0.530 n² n की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने कितनी, n इक्वल्स टू 2 n² अपॉन z, z मीन्स हाइड्रोजन एटम अपने पास, तो हाइड्रोजन का z कितना हो गया 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू 1/4, तो r2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ r1 और r1 की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, r1 की वैल्यू गिवन है 0.530। ये वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करते हैं तो आंसर अपने पास क्या जाएगा, ऑप्शन फोर्थ का 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर हो गया अपने पास फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, फोर्थ का आंसर हो गया फोर्थ। क्लियर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेरी विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज। तो r इज इक्वल्स टू होता है 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम में। तो अगर r का मैं वेरिएशन देखता हूँ या डिपेंडेंस देखता हूँ n के साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n के साथ रेडियस का रिलेशन, तो वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। r रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। इट मीन्स अगर n इंक्रीज होता है तो r भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन अपने पास वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो 2.188 इंटू 10⁸ z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n, और अगर केवल n पे डिपेंडेंस की बात करें तो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि n अगर इंक्रीज करते हैं तो v क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। एक यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं
तो पीरियोडिक टेबल में जो हम ट्रेंड्स या पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, तो ट्रेंड्स या पीरियोडिसिटी में हमेशा लेफ़्ट टू राइट हम बात कर रहे हैं और अप टू डाउन बात कर रहे हैं, इन जनरल अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है, इसमें लेफ़्ट टू राइट या अप टू डाउन अगर मैं बात करता हूँ, तो लेफ़्ट टू राइट तो एन तो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कोई वेरिएशन नहीं। लेकिन अप टू डाउन क्या होता है, एन इंक्रीज होता है, और इसी को हमको कंसीडर करके चलना है। क्योंकि एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हम एन को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ बात करता कि एन को डिक्रीज़ करने पर आर क्या होगा, डिक्रीज़, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ अगर बात करते हैं एन को डिक्रीज़ करते हैं तो वी क्या होगा, इंक्रीज़। हाँ, लेकिन जनरल ट्रेंड की अगर बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जनरल ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल का जनरल ट्रेंड क्या है कि लेफ़्ट टू राइट तो एन तो सेम रहेगा, लेकिन अप टू डाउन क्या होगा, एन इंक्रीज़ होगा। तो इसी को हमको कंसीडर करके चलना है कि एन इंक्रीज़ करना है इन जनरल। तो इसलिए अब अपना आंसर एन इंक्रीज़ के अकॉर्डिंग हम देंगे, ना कि डिक्रीज़ के अकॉर्डिंग। तो एन इंक्रीज़ के अकॉर्डिंग क्या हो गया आंसर, कि अगर एन इंक्रीज़ होता तो आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, और अगर एन इंक्रीज़ होता है तो वी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या हो गया, ऑप्शन आ गया अपने पास, ऑप्शन हो गया फर्स्ट। क्लियर, ये अपने फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन द ड्यूटेरियम विल बी। एक जगह बात कर रहा है किसकी, हाइड्रोजन की, और एक जगह बात कर रहा है किसकी, ड्यूटेरियम की। तो अगर हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट यानी एन इक्वल्स टू कितना दे दिया, 1। हाइड्रोजन का जेड एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 इन द हाइड्रोजन। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ड्यूटेरियम की भी फर्स्ट ऑर्बिट, और जेड भी ड्यूटेरियम का कितना है, 1 ही है। क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में अगर डिफरेंस की बात करें तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं 1H1, ड्यूटेरियम को हम लिखते हैं 1H2। इट मीन्स अगर बात करें इनके एटॉमिक नंबर की, तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, Z इक्वल्स टू 1। और रेडियस किसकी पूछी है, फर्स्ट शेल की। इट मीन्स अगर R की बात करते हैं तो फॉर्मूला अपने पास है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ n भी सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर बात करते हैं n दोनों तरफ सेम, और Z भी क्या है, दोनों में सेम। इट मीन्स जो रेशियो आएगा हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम का वो कितना आएगा, 1:1। बोलो क्लियर है, ये ऑप्शन हो गया अपने पास फर्स्ट, सिक्स्थ का ऑप्शन हो गया अपने पास फर्स्ट। क्लियर है, ये आ गया अपने पास आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट में इट मीन्स अपन बात कर रहे हैं किसमें, फर्स्ट शेल में। ये अपने पास n इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये n इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल्स टू 3, ये n इक्वल्स टू 4। द बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको इलेक्ट्रॉन को यहीं रिवॉल्व करने के लिए, इसी शेल में रिवॉल्व करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 लोएस्ट स्टेट ऑफ He+ एटम विल बी। क्वेश्चन किसके लिए कर दिया हमारे पास, क्वेश्चन किसका कर दिया, ये अपने पास क्वेश्चन कर दिया है हीलियम प्लस के लिए। क्वेश्चन किसके लिए कर दिया है, हीलियम प्लस के लिए। थोड़ी सी स्लाइड नीचे हो गई थी। He+ एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना फर्स्ट 3 लोएस्ट स्टेट। इट मीन्स n इक्वल्स टू 1
N2 इक्वल्स टू 2 और N2 इक्वल्स टू N3 इक्वल्स टू 3। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, यही अपने पास हो सकती है लोएस्ट, पहली शेल, फिर दूसरी और फिर तीसरी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अगर मैं कहता E1 फॉर He+, तो हम कैसे कैलकुलेट करते? -13.6 Z² अपॉन N², ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। क्लियर है? तो अगर मैं E1 कैलकुलेट करता He+ का, तो कितना आता? -13.6, Z की जगह 2 का स्क्वायर, N की जगह 1 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करता है तो कितना आता है? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालना है? फर्स्ट शेल से हमको निकालना है। तो अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको? आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल। किसके इक्वल देनी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल देनी पड़ेगी, जो किसके इक्वल होती है? -E1। और यहाँ E1 कितना कैलकुलेट कर लिया हमने? माइनस का 54.4, ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये आंसर है क्या? प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ गया IE। यानी अपने को फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को जो निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वो कितनी है? प्लस का 54.4। तो अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन केवल एक ही अपने पास सुटेबल है, ऑप्शन 4, जिसमें पहली वैल्यू कितनी है? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी तीनों ऑप्शंस में ये वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को बाकी तीनों चेक करे बिना वैल्यूज़ टिक कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन फिर भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे को कैलकुलेट करना है पहले E2, किसके लिए? He+ के लिए। तो -13.6 Z² हीलियम का, ये अपने पास हो गया 2 का स्क्वायर, Z² अपॉन N² कितना? 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये एनर्जी अपने पास नेगेटिव में है। अगर इतनी ही एनर्जी में क्या करूं? इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव में दे दूं, प्लस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे दूं? 13.6। तो जो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है? यहाँ सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी है -13.6। अगर मैं उसको प्लस की 13.6 एनर्जी दे दूं तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पे। क्वेश्चन यही था कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एटम से बाहर निकालना है। बाहर निकालना मतलब n = पे लेके जाना है। तो कितनी एनर्जी दें? जितनी उस शेल की अपने पास एनर्जी है उतनी हम अगर उसको प्रोवाइड कर दें प्लस में, तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी और वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर है? इन्फिनिटी पे चला गया। अब अगर बात करते किसकी? थर्ड शेल से, तो E3 पहले कैलकुलेट करेंगे। किसकी? He+ की। तो E3 कितना आ जाएगा? -13.6 Z² अगेन 2 का स्क्वायर अपॉन N की जगह 3 का स्क्वायर। तो -13.6 इंटू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? अप्रॉक्स सॉल्व कर लो। 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45, अप्रॉक्स हो गया। -1.5 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसी एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में प्रोवाइड कर दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अगर मैं इसको प्रोवाइड कर दूं क्या? प्लस की 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो एनर्जी हो जाएगी 0 और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पे, यानी एटम से बाहर। तो अपने पास आंसर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ओवरऑल आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो गया? ओवरऑल अपने पास पहली बार में अपने एनर्जी कितनी थी? प्लस की 54.4, दूसरी बार में
13.6 और तीसरी बार में 6। तो ये अपने पास हो गया ऑप्शन 4। क्लियर है? ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम will emit maximum energy is the transition of electron ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम दैट विल इमिट का मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, हायर एनर्जी लेवल से, कहाँ से, हायर एनर्जी लेवल से कहाँ लेके जाना है, लोअर एनर्जी लेवल पे। तभी क्या करेगा वो, एनर्जी इमिट करेगा। क्लियर है ना? तो अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम चाहिए अपने को, मैक्सिमम एनर्जी किसकी, इमिटेड एनर्जी जो मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कब मिलेगी, जब जो एनर्जी डिफरेंस होगा शेल्स में, एनर्जी डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे हायर का और लोअर का। तो ऑप्शन देखते हैं पहला, N3 से N2। तो आपको सभी को याद होगी एनर्जी हाइड्रोजन की E1 -13.6, E2 -3.4, E3 -1.5, E4 -0.84, E5 -0.54। क्लियर है? ये अप्रॉक्स अपन वैल्यूज़ लिखते हैं। अब अगर बात करते हैं एनर्जी डिफरेंस की, तो कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या है, N3 और N2, ये रहा N3 और ये रहा N2, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, 1.9। यानी जो इमिट होगा फोटोन वो होगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। देन है N4 N3 ये रहा और N3 ये रहा, इसको माइनस कर लो, 1.5 माइनस 0.84 या 85 कर लेते हैं अप्रॉक्स सॉल्व करने के लिए। तो 0.65। क्लियर? पहला आया 1.9, दूसरा 0.65। थर्ड अपने पास है N5 to N4, ये रहा अपने पास एनर्जी डिफरेंस, ये N5 और ये। तो ये आएगा 84 में से 0.54 माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 0.30। तो ये अपने पास 3 एनर्जी डिफरेंस है। क्वेश्चन था द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम दैट विल इमिट मैक्सिमम एनर्जी। तो आंसर अपने पास हो जाएगा क्या, 1.9। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करे, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में जंप करता है कंपैरेटिव टू N4 N3 एंड N5 N4, तो जो आंसर आएगा अपने पास मैक्सिमम एनर्जी का, वो आंसर हो गया N3 से N2 में मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन इमिट होगा। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एनर्जी लेवल फॉर Z A प्लस Z -1। The energy levels for ZA plus Z can be given by, एनर्जी लेवल्स अपने को देने हैं EN फॉर ये एलिमेंट अपने पास है A प्लस Z -1 इक्वल्स टू Z² इंटू EN फॉर H। इसका मीनिंग समझना, देखो बच्चों क्या कहना चाह रहा है। यहाँ अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वह -13.6 Z² अपॉन N²। अरे है
तो जो डिपेंडेंस है अपने पास में किसकी, एनर्जी की डिपेंडेंस किस तरीके से है, जेड स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब वो कह रहा है एलिमेंट अपने को गिवन है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रखा है उसने जेड ए प्लस जेड माइनस वन। ये जो ऊपर अपने पास है ये क्या है, एटॉमिक मास, और ये जेड क्या अपने पास, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये अपने पास जेड क्या है, जो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर में लिखा है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट जेड का अगर मैं कैलकुलेट करता एनर्जी, तो मैं कहता कि ई हाइड्रोजन जो भी कुछ आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जेड स्क्वायर से, क्योंकि जेड स्क्वायर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ हम कंसीडर करके चल रहे हैं क्या कि जो शेल है, शेल नंबर यहाँ जो हम लिखेंगे वो शेल n है, तो इधर भी n है। अगर यहाँ पर ये मैं वाइट से लिख देता हूँ, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। जो शेल z के लिए अपन कंसीडर कर रहे हैं वही शेल की एनर्जी किसके लिए लेनी है, हाइड्रोजन के लिए। ये अपने पास डिपेंडेंस है किसकी, एनर्जी की विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्लियर है, तो यहाँ जब मैं देखता हूँ चारों ऑप्शंस को, तो E कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसका, कोई एलिमेंट अपने पास गिवन है, ये अपने पास एलिमेंट गिवन ये रहा। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए E कैलकुलेट करना था, तो E का फॉर्मूला मैंने ये बता दिया, किसी भी एलिमेंट के लिए जिसको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपने पास E का डिपेंडेंस Z के साथ है, Z स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन में E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है, Z स्क्वायर है। केवल फर्स्ट ऑप्शन में E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर है, सेकंड में केवल Z है, थर्ड ऑप्शन में 1/Z स्क्वायर है और फोर्थ ऑप्शन में 1/Z है। इट मीन्स जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। बोलो ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, तो ये अपने पास होगा कुछ क्वेश्चंस 9th क्वेश्चन तक, इसके हम आगे डिस्कस करेंगे फिर से